हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वो देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कोई मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें आप बहुत सारी तरह की टेक्निक्स पढ़ोगे, जिसमें सबसे इजी वाली टेक्निक जो स्टार्ट होती है वो है फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सेविंग। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, पानी के अंदर आपने मिट्टी मिक्स कर दी, ठीक है। सैंड सॉल्यूशन जो भी है, सैंड है, उसको आप वाटर में मिक्स कर देते हो तो वो मिक्स नहीं होती। इसका मतलब वो उसके साथ मिक्स नहीं हो रही है, तो हम उसको ईज़िली सेपरेट भी कर सकते हैं। तो सेपरेट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उस पर कौन कौन सा मेथड लगाए जा सकते हैं। तो इस पर हम लगा सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डर्टी वाटर को जब हम इसमें डालेंगे, किसके अंदर, फ़िल्टर फ़नल के अंदर। तो फ़िल्टर फ़नल के अंदर जाते ही डर्टी वाटर के अंदर की जो डर्ट होती है वो ये येलो येलो सा आपको दिख रहा होगा, वहाँ आ जाती है और क्लियर वाटर यहाँ नीचे आ जाता है। ये इतना भी क्लियर नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा क्लियर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। तो आपने पढ़ा भी होगा ये सारा मेथड, वाटर को कैसे साफ़ करते हैं, ये उसी में से एक है। अब ऐसे ही घर में आपने मम्मी को करते देखा होगा हैंड पिकिंग मेथड। क्या होता है इसमें, अगर चावल में या दाल में कहीं छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं तो उसको मम्मियाँ क्या करती हैं, एक एक दाने को निकाल के बाहर डाल देती हैं जो ख़राब होता है, ठीक है। तो दिस इज़ हैंड पिकिंग। ये क्या हो गया, सेपरेट करने का हो गया। ऐसे ही आपको सेविंग मेथड दिख रहा होगा, ये भी हमारी मम्मियाँ करती हैं। जैसे इसके अंदर हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हवा से उड़ाया जा सकता है, तो वो ऐसे हिला हिला के क्या कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स को नीचे गिरा रहे हैं। तो सेविंग मेथड भी हम यूज़ करते हैं। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स। अगर हमारे पास ऐसे दो लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं हैं, तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। द सेपरेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स इज कैरिड आउट बाय सेपरेटिंग फनल, ठीक है। सबसे आसान, सबसे इजी एग्जांपल्स क्या है कि वाटर और ऑयल का मिक्सचर, ठीक है। जब आप वाटर और ऑयल को लेते हो तो आपको पता है दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो हमें उसको सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो हैवी होगा, वो जाएगा नीचे। तो आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है इसको बोला जाता है सेपरेटिंग फनल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे आप ये ऑयल और वाटर का जो भी आपने सैंपल लिया था, ऑयल और वाटर का मिक्स किया था, जब आप इसके अंदर डाल दोगे तो जितना भी ऑयल है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो, तो लो डेंसिटी वाला लिक्विड है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। और हाई डेंसिटी है जिसकी वाटर जो कि हैवी है, वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो जब इन दोनों को इसके अंदर डाल दिया जाता है सेपरेटिंग फनल में, तो यहाँ से जो टैप है उसको खोल कर सारे के सारे वाटर का तो कहाँ कलेक्ट कर लिया जाता है, यहाँ नीचे बीकर में। और यहाँ ऊपर जो ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा, ये ऑयल या फिर जो लो डेंसिटी लिक्विड है वो कहाँ आ जाएगा, सेपरेटिंग फनल में ऊपर रख दिया जाएगा। तो उसको हम अलग बीकर के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेपरेटिंग फनल से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो सेपरेटिंग फनल यूज़ होती है टू इमिजिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। तो आगे समझ में, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से समझो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो अपना अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है,
for a separating a mixture of a non-volatile and a volatile substance। अब तुम्हें यहाँ पे पहले नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल का मतलब समझा दूँ। वॉलेटाइल क्या होता है, जिसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल क्या होगा, जिसके वेपर नहीं बनेंगे। तो हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें एक वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हो है और एक नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो उसके एग्जांपल हो गए सॉल्ट और वाटर। जैसे कि आप उसको नीचे से हीट करोगे, इस इवेपोरेटिंग डिश के अंदर आप सॉल्ट और वाटर को ले लोगे, तो वाटर क्योंकि वो वॉलेटाइल है, वो क्या होने लग जाएगा, इवेपोरेट होने लग जाएगा। और नीचे जो कि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है, कौन, सॉल्ट, जो सॉल्ट है वो कहाँ रह जाएगा, यहाँ नीचे। तो समझ में आ गया, इवेपोरेशन आप यूज़ कर सकते हो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल के मिक्सचर्स के लिए। ऐसे ही आपको यहाँ दूसरी पिक्चर दिख रही होगी, इसके अंदर भी यही है कि डाई जो होती है उसके अंदर डाई जो होती है उसके अंदर भी वाटर होगा जो बाहर निकल जाएगा, और जो सॉलिड वाले पार्टिकल्स होंगे डाई के, वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे। कौन सी डाई, जो बालों में लगाने वाली होती है या फिर कोई भी कलरफुल, जिसके अंदर लिक्विड वाली फॉर्म प्रेजेंट हो। तो लिक्विड वहाँ से जो होगा वो वाटर होगा, जो कि इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने के बाद डाई के जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे पेट्री डिश में नीचे रह जाएंगे। सो ये तो इवेपोरेटिंग जो हम यूज़ करते हैं दो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। सो आगे देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे अपन मिल्क की बात करें तो मिल्क को हम सॉलिड पार्टिकल्स बोलते थे, जिसको हम नॉर्मली वे से सेपरेट नहीं कर सकते, हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट करते हैं। तो उसमें क्या ऐसी चीज़ होती है जो सेपरेट करनी है, मिल्क के अंदर से क्रीम को सेपरेट करना है, ठीक है। तो मिल्क के अंदर से क्रीम को सेपरेट करना है, तो जो आपको यहाँ पे ये जो लेडी दिखाई दे रही है, ये क्या कर रही हैं, इन्होंने मिल्क को एक बाल्टी के अंदर ले लिया और ऊपर से ये जो आपको यहाँ पे ये जो बड़ी सी स्टिक दिखाई दे रही, उसको ज़ोर से स्पीड से घुमाना होता है, उसको हम मदानी बोलते हैं गांव के अंदर, उसको मदानी, और पंजाबी में रिडकता, दूध रिडकता, है ना। तो ये क्या होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में, है ना। ऐसे ही आजकल जो जल्दीबाजी में करने वाले काम क्या है, मिक्सी है ना। मिक्सी के अंदर उसको डाला, थोड़ा जल्दी डालो जल्दी से, फटाफट से क्रीम अलग हो जाती है, मिल्क अलग हो जाता है। तो ये एक टाइम बचाने का मेथड होगा। लेकिन ये जो आंटी जी ये मिल्क निकाल रही है ना, इसका जो टेस्ट होता है ना, आहा, कभी गाँव का मक्खन खा के देखना, तुम्हें तो मज़ा ही आ जाएगा सीरियसली। तो अब आ जाता है पॉइंट पे। हाँ, तो ऐसे ही मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है, ऐसे ही बटर से क्रीम को किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो वेट क्लॉथ्स को, उसके अंदर की वाटर को निकाल देती है जब हम उसको ड्रायर में डालते हैं। तो ये सारा का सारा मेथड क्या है, असल में ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। टू सेपरेट अ सब्लिमेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। सब्लिमेशन जो कि तुम पहले भी पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होती है, जिसके अंदर डायरेक्ट एक सॉलिड या तो सीधा गैस बन जाता है, या फिर गैस जो होती है वो सॉलिड बन जाती है बिना लिक्विड की स्टेट में चेंज हुए। तो हमें इसके अंदर कैसे इसको यूज़ करना है, तो सब्लिमेशन क्या कह रहा है, टू सेपरेट अ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट, ठीक है।
क्या मतलब हुआ इसका, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि डायरेक्ट गैस बन जाएगा और ऐसे कंपोनेंट जो कि डायरेक्ट गैस नहीं बनता। अगर वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं उनको अलग करने के लिए सब्लिमेशन किया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर के अंदर वो क्या है कि यहाँ ले रखा है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, जैसे ही आप नीचे बर्नर ऑन करते हो हीट होनी शुरू होती है। ये चाइना डिश के अंदर रखा हुआ है और उसके ऊपर क्या उल्टा करके रख दिया, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, ये फनल जिसके अंदर तुम्हें पीछे फिल्टर पेपर वाला यूज़ किया था, बस इसको क्या कर दिया, उल्टा करके रख दिया। ठीक है, जैसे ही आप उल्टा करके इसको इसके ऊपर रखोगे और हीट करना शुरू करोगे और ऊपर से इसको क्या करोगे, कॉटन प्लग लगा दोगे। ये ज़रूर लगाना है आपको। क्या होगा, इससे जितने भी अंदर वेपर्स बनेंगे वो अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है जिसे ये गर्म होना शुरू हुआ, इसके बनेगा वेपर। जो ये सॉलिड फील्ड एल्युमिनियम क्लोराइड होगा तो यहाँ चिपक जाएगा और इसके वेपर्स भी बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कॉटन प्लग लगाने का क्या फ़ायदा हुआ कि जो सब्लिमेबल, तो मतलब जो सीधा डायरेक्ट गैस बन गया था, कौन, जिसके वेपर्स बन गए थे, डायरेक्ट गैस बनना शुरू हो गया था, तो वो कॉटन के प्लग के अंदर आपको दिखाई भी दे जाएगा। वो अलग अलग हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो क्या बोला जाता है इसको, सब्लिमेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टॉपिक है क्रोमैटोग्राफी। ओके, क्या होता है इसके अंदर, हमने जैसे इंक की अगर बात की जाए, ब्लैक कलर की जो इंक होती है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो एक सिंगल कलर से नहीं बनी जाती। तो ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितने कलर्स हैं, तो हम उस पर कौन सा मेथड लगाते हैं, क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमैटोग्राफी। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रिप ले ली, पतली सी फिल्टर पेपर की। ठीक है, ये आप ये भी कह सकते हो कि एक पेपर आता है जिसका नाम होता है क्रोमैटोग्राम। ये एक पेपर होता है। ठीक है, इसकी छोटी सी स्ट्रिप लेके हमें उसके ऊपर नीचे थोड़ी सी एक दो सेंटीमीटर की जगह छोड़कर हमें क्या ड्रॉ करनी होती है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और उस लाइन के ऊपर क्या लगाना होता है, जिस भी इंक का हम सैंपल चेक करना चाहते हैं उसको एक डॉट लगाना होता है। ठीक है, अच्छा, इस फिल्टर पेपर को एक वाटर वाले को, जो कि एक जार है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा वाटर लेना है कि ये जो पेपर लिया था हमें उसका बस हल्का सा छोटा सा हिस्सा क्या हो, उसके अंदर डिप हो। ठीक है, पूरा डिप नहीं करना। और तुम्हें पता, वाटर की एक फॉलोइंग प्रॉपर्टी होती है, वो फॉलो करता है, वो पेपर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ छोड़ के उसको गीला करना शुरू कर देता है। तो क्या होगा, थोड़ी टाइम बाद जब आप देखोगे जैसे कि ये पानी ऊपर जाना शुरू होगा, ये इंक जो है वो जो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद यहाँ अलग अलग जब भी आप इसको चेक करोगे तो पेपर के अंदर आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे ग्रीन आ गया। तो बहुत सारे कलर्स का आपको यहाँ पे अंदर दिखाई देगा। तो ये क्या होगा, क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी हमें सेपरेशन करके दिखाती है जितने भी कलर्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं।
एक साथ सिंगल कलर्स के अंदर। सो आगे बढ़ते हैं। डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या यूज़ है? देखो, तुमने अभी पढ़ा था, जब दो इमिजिबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, उसको तो हम इजीली अलग कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल लेकर। लेकिन अगर कोई ऐसा लिक्विड जो मिक्स हो गए, उनको कैसे अलग करोगे? अगर तुम्हारे पास मिजिबल लिक्विड को एक सैंपल, अब हमें पता है हर लिक्विड की डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, जिसके जैसे कि वाटर जो होता है, वाटर H2O जो होता है, H2O जो होता है वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। इसी तरह से हम अल्कोहल ले रहे हैं जो कि इथेनॉल है, इथेनॉल है। फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, है ना, C2H5OH। 73 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब देखो दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम था? ऑब्वियसली इथेनॉल का कम था, मतलब जो आपके पास अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। अच्छा, तो जब आप नीचे से जब उसको हीट देना शुरू करोगे, जो भी आपके यहाँ पे मिक्सचर लिया है, इसका किसका? वाटर का और इथेनॉल का जो सैंपल। अच्छा, जब आप इसको हीट करोगे तो इथेनॉल 73 डिग्री सेल्सियस उस पर वो बॉयल हो गया, ठीक है। थर्मोमीटर लगाया हुआ है ऊपर, जब वो बॉयल हो जाएगा तो इसका मतलब उसके वेपर सबसे पहले बनेंगे। जो ही वेपर बनेगा वो कहाँ ट्रेवल कर जाएगा? इधर कंडेंसेटर में। तो यहाँ लगा हुआ है कंडेंसेटर, ओके। और आसपास ठंडा करने के लिए था ये जो वेपर है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? गरम गरम वेपर को ठंडी ठंडी सरफेस मिल गई, तो वो वापस से लिक्विड बन जाएगा। मतलब वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा, किसके अंदर? बीकर के अंदर। तो हो गई अल्कोहल अलग। इतनी देर में हमें यहाँ पे हीट कर देनी है बंद, वहाँ पे वेपर बीन्स नहीं बनेगा, और तो सारे के सारे वेपर को अल्कोहल के थे, तो वो सारे आ गए बीकर में, और वाटर रह गया वहीं पे, और हो गया दोनों अलग। तो ये था डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, FD। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? अब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें फ़र्क देख लो क्या है। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज़ लेस देन 25 केल्विन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ होता है? जब 2 सैंपल 3 सैंपल जो भी आपके पास सैंपल है, उनको लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 25 केल्विन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है वो एयर का दे रखा है कि एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, हम उसको सबको क्या करेंगे? अलग करेंगे। एक और चीज़ बता दूं, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे आपको पेट्रोल मिल रहा है, आपको डीजल मिल रहा है, आपको नेचुरल गैस मिल रही है, वो सब के सब कौन से मेथड से अलग किए जाते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने एक चार्ट की फॉर्म में यहाँ दिखा रखा है कि एयर को कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे बाय इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरी बात समझ रहे हो? कंप्रेस कर देंगे, मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें याद होगी कि गैस को अगर हम कंप्रेस कर देंगे, हाई प्रेशर लगा देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बनाएगी लिक्विड एयर। अच्छा, अब क्या होगा? अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम।
अब यहाँ आपके पास जो लिक्विड एयर बनी है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर के अंदर डाल देना। तो क्या करें, इसको धीरे धीरे हीट करने के लिए वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि लिक्विड एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, अब जैसे ही जिस गैस का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा वो उस पर क्या होनी शुरू हो जाएगी, सेपरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आपको अलग अलग टेम्परेचर लर्न नहीं करने, सिर्फ आपको इन मेथड्स को मतलब पता होना चाहिए, इन मेथड्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपको बता रखा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑक्सीजन का -183, एर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196। तो ये सारे अलग अलग हैं जो अलग अलग टेम्परेचर, तो वो अलग अलग टाइम पे क्या हो जाएंगे, अलग भी हो जाएंगे। तो सेपरेशन इसी तरह से होगी। और ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए देखिए यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ से फिल्टर एयर को भेजते हो, कहाँ से, आप लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करो। यहाँ से फिल्टर एयर अंदर गई और फिर हाई प्रेशर पे ये हॉट एयर इधर से पास होनी शुरू होती है। अब ये जो पाइप लगी हुई है ना, ये गोल गोल सबकी तरह सांप की तरह दिखाई दे रहा है। ये क्या है, यहाँ पे ठंडा पानी अंदर डाला जाता है और गर्म पानी बाहर निकाल जाता है, ठीक है। तो ये आसपास की जितनी भी यहाँ से एयर जा रही होगी उसको ठंडा कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ मैं कि ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में ये हॉट एयर एंटर करती है, लेकिन आसपास की पूरी पाइप अगर उसको ठंडा कर रही है तो वो एयर भी ठंडी हो जाएगी और प्रेस होकर एयर आगे आएगी, ठीक है। तो कंप्रेस होगी मतलब वो ठंडी हो चुकी है, अब लिक्विड बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेपरेटर कॉलम में आएगी। यहाँ पे क्या होता है, ड्राई आइस बनती है। ये तुम्हें इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गैसेस का सिर्फ यह देखना है कि अलग अलग टेम्परेचर पर वो निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें दिखेगी कि ड्राई आइस निकल गई। इसके बाद ये लिक्विड एयर जब आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है तो तुम्हें दिख रहा होगा नाइट्रोजन बाहर निकल गई, ऑर्गन बाहर निकल गई और बची हुई लिक्विड ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो यह सारी की सारी गैसेस क्या हो गई, अलग हो गई। अब यही तुम्हें अब तुम्हें यही कहना था। जो सिंपली इसके क्वेश्चन क्या आते हैं कि हम एयर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम एयर को पहले लिक्विड एयर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम उसको लिक्विड बना के फिर उसको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे उसका क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। In the crystallization method, we can obtain a pure solid in the form of crystals from its solution. अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में से सॉलिड को प्योर फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे 4 स्टेप्स देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया और उसमें इम्प्योर सॉलिड डाल दिया, ठीक है। जैसे ही आप सॉलिड को इसके अंदर घोल देते हो, डिज़ोल्व कर देते हो, अब क्या होगा, हम उसको सेकंड में तोड़ के लिया कहाँ रखेंगे, इवेपोरेटिंग डिश के अंदर डाल देंगे। जो भी आपके पास ये सॉल्यूशन बनेगा ना, जो सॉल्वेंट और इम्प्योर सॉलिड का मिक्स करके जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा उसको आप इवेपोरेटिंग डिश के अंदर डाल दो। जैसे ही तुम उसको गर्म करोगे तो उसके अंदर से वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थोड़ी देर उसको गर्म करते
करते ये जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो चुका होगा, उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए जब रख देंगे तो आप ये देखोगे कि उसके अंदर धीरे धीरे उसके नीचे की तरफ कुछ जमना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जितना भी लिक्विड पार्ट है हम उसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से। और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बन के आ जाएगा, जितने भी क्रिस्टल्स जो बने थे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर। सिंपल सी बात है कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर आपको जो सॉलिड मिक्स करके दिया गया है, अगर आप उसको अलग करना चाहते हो तो आप कौन सा मेथड लगाते हो, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें हमें कोई भी नया सब्सटेंसेस नहीं मिलता। यहाँ पे कांच की बोतल तोड़ दी किसी शरारती बच्चे ने, तो इस बोतल के बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हो गए। तो अलग अलग टुकड़े हो गए तो उसमें नया क्या हुआ, पहले भी वो कांच था और अभी भी वो कांच ही है। तो कांच को तोड़ोगे तो कांच ही मिलेगा, कोई नई चीज़ तो नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें बर्फ़ दिख रही है, बर्फ़ पानी बन रही है, पानी बर्फ़ बन रही है, कुछ नया तो नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा। ठीक है, तो जब कुछ नया बन ही नहीं रहा है तो वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो आपको और एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंसेस, ये वो चेंजेस होते हैं जिसमें कुछ होने के बाद कोई नई चीज़ बन जाएगी। जैसे कि ये एप्पल है, जब हम एप्पल को काटते हैं तब वो ऐसा दिखता है, काटते ही ऐसा दिखता है, काटते ही नहीं, ये कुछ देर बाद ऐसा हो जाता है। जब हम एप्पल को काटते हैं तब वो ऐसा दिखता है क्या, नहीं, वो ऐसा नहीं दिखता है, ये कुछ देर बाद ऐसा हो जाता है। ये पहले तो काटते ही बिल्कुल साफ सा दिखेगा, फिर काटने के कुछ देर बाद ये ऐसा हो जाता है। इसका मतलब आसपास की जो एयर है उसने इसके ऊपर इफ़ेक्ट डाला और अब ये पहले जैसा नहीं रहा। अब हम इससे नहीं खा सकते, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा पेपर बर्नर होता हुआ। अब हम किसी पेपर को जलाएंगे तो वो दोबारा पेपर थोड़ी बन जाएगा, नहीं, वो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में हमारे पास नई चीज़ उभर के आती है और फिजिकल चेंजेस में हमें कोई नई चीज़ उभर के नहीं आती है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, 2-3 नंबर के। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे देंगे, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल बताओ कौन सा चेंज है, ये बताओ कौन सा चेंज है, वो बताओ कौन सा चेंज है। तो तुम्हें बस गेस्ट करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।